सरप्राइज। हेलो, आई एम बैक। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है अब्दुल्ला? ठीक ठाक, आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी से मुझे बताएं कि मुझे किस किस ने मिस किया। सारे बताएं। ये इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव गॉट फॉर मी। आई ऑलरेडी गेव यू व्हाट आई गॉट फॉर यू। तो वो मैं आपको ला के पहले ही तोहफा मैंने दे दिया था, सॉर्ट ऑफ ए ब्राइब, ताकि कोई अच्छी बातें हो, कोई मुझे बताया जाए दैट आई वाज मिस्ड। वैसे आप लोगों की तरफ से तो मुझे मैसेजेस आ रहे थे, बट अब्दुल्ला हैजंट टोल्ड। नहीं, मैंने इन्हें सिर्फ ये मैसेज किया था, देखिए चूंकि आपके अब दिन बढ़ते जा रहे हैं एक दो कर करके, तो इसलिए जो मेरे लिए सामान ला रही हैं उसमें भी एक दो कर करके इजाफा होना चाहिए। नहीं, जितना था वो हो गया। और बिसाइड्स एक दो क्या मतलब, लिटरली मैं 10 डे हॉलीडे पे गई हूँ। इट माइट सीम कि बहुत ज़्यादा था, वैसे मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन के लिए गई थी, बट इट वाज ओनली 10 डेज। व्हाट इज 10 डेज? और पता क्या, वापस आई तो वही हमारे पाकिस्तान वाले मसले ना, घर में बत्ती नहीं थी और पता लगा था जना क्या हुआ एग्जैक्टली। मतलब कि डिजास्टर, कोई बिजली का कोई सर्ज हुआ है पिछले कुछ दिनों में, कोई बत्ती नहीं आ रही थी, कुछ हुआ ऐसी सिचुएशन। मेरे घर का फ्रिज खराब, यूपीएस खराब, बैटरी खराब, मतलब कि एक डिजास्टर सिचुएशन में मैं वापस एंटर हुई हूँ। सो हेंस मैंने, खुशी तो नहीं होनी चाहिए इसमें किसी को भी, मुझे भी नहीं हो रही है। यू आर एक्चुअली हैप्पी। सोचो जरा कि लोग दूसरों के डिजास्टर्स पे किस तरह खुश होते हैं। नहीं, मैंने पहले कहा था, देखिए मैंने कहा आप छुट्टी पे जा रही हैं, ठीक है मैं आपके लिए खुश हूँ, लेकिन मैं अपने लिए बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ। ठीक है, एयरपोर्ट पे किसी ने रोका तो नहीं? नहीं, एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं वेट कर रही थी। अच्छा, मैं वेट कर रही थी, और जब मैं आई हूँ तो 2 फ्लाइट्स आई हुई थी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, और एक रौला मचा हुआ था। बट आई मस्ट कन्फेस कि देखिए, रौले के तो हम जरा एक्सपेक्ट कर ही रहे होते हैं, हम जरा यूज्ड टू हैं, क्योंकि वो एक दुनिया में आप बड़ी एक तरतीब देख के आते हैं और वो आपको वापस नजर नहीं आती। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कस्टम्स वाले रोकेंगे और वो सामान खुल रहा था और चीजें निकल रही थी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। आई वॉज क्वाइट रेडी फॉर इट। एक्चुअली आई हैड माई कैमरा रेडी टू। आज तो मैंने ना रंगे हाथों पकड़ना सारों को गई थी कि हल्ला बोल देंगे कि मतलब 14 तक रोशनी करा देंगी लोगों पूरी पक्की तैयारी में थी, लेकिन आई गेस वो मेरे जाने से पहले ही इस किस्म की ऐसी बातें हो चुकी थी। अच्छा, डायरेक्टिव्स आ चुके थे कि ऐसा ना करें। यानी कि अब आप हमारे लिए जो चॉकलेट्स लाई हैं उसमें से हमारा हिस्सा पहुंचा सकती हैं और बाकी टीम मेंबर्स भी। खैर, अब क्या ही चॉकलेट्स की खरीदारी की बात करें, क्योंकि लिटरली नमक पाशी के मुतरादिफ है। डॉलर जब 213 रुपए पर फ्लोट कर रहा हो रुपए के मुकाबले में, तो आप क्या ट्रैवल और क्या खरीदारी और क्या चॉकलेटें और क्या तोहफे भाई। ये वो डिप्रेसिंग बातें हैं जिस पे जब आप वापस आते हैं तो बहुत ही गम होता है, और ऑब्वियसली फिर आपको अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स याद आ जाते हैं कि वो अब किस रेट पे आपको वापस करने होंगे। तो यस, थोड़ी सी ट्रेजिक सिचुएशन ज़रूर है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ तो पूरे मुल्क के लिए एक ट्रेजिडी है, बिकॉज विद द डॉलर गोइंग अप, everything else is going up as well, so yes. So we're going to be talking about it in detail, और इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिस पे हमने बात करनी है। थरपारकर में एक बहुत ही हौलनाक वाकया हुआ ज़चगी के दौरान। एक औरत का जो नौज़ायदा बच्चा था उसका मुबैना तौर पर सर काट दिया गया, और फिर what went wrong, अच्छा, उस पे हमने तफसील से बात हम ये डिटेल बताएंगे आपको, बिकॉज सोचना भी एक जरा खौफ ज़्यादा हो जाता है इंसान कि ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ। वैसे मैंने कहा हम ये भी डिसाइड कर लें कि इन लोगों को नई हुकूमत कब तक कहना है, मतलब और कब तक इन लोगों ने यही कहना है कि पिछले जो करके गए उसका भुगत रहे हैं, चलें जी उसका भुगत रहे हैं। लेकिन आप अपने इक़दामात की जिम्मेदारी भी धो लें ना। आपने अपने जो डिलेड डिसीजंस किए और आपकी अपनी पॉलिसियों की नाकामियाँ जिसकी वजह से आज मुल्क में डॉलर और रुपए की पैरिटी की ये सूरत हाल है, महंगाई का एक तूफ़ान है, वो तो आप ऑन करें और उसके लिए आप जवाबदेह भी हैं। सो सर, उनको उनके किए पे जवाबदेह होना होगा जो IMF से मुआहदे एटसेट्रा एटसेट्रा, और आपको आपके किए पे जवाबदेह होना होगा। सो जवाबदेह तो सबको होना होगा, और ये सारे ही इस बात को समझ लें। लेकिन ज़रा ज़्यादा प्रेसिंग प्रॉब्लम्स ये हैं कि जो हमारी खूबसूरत चीज़ें हैं, जो हमारे हेरिटेज साइट्स हैं, उनको किस तरह तबाह किया जा रहा है। मुझे बड़ी अफसोस हुआ आते ही हमें जब ये खबर मिली कि आपको पता है फ्रेयर हॉल हमारी बड़ी एक खूबसूरत हेरिटेज साइट है। इनफैक्ट व्हेन पीपल कम टू कराची तो कम जगह होती हैं जो आप जाते हैं और विजिट करते हैं, लेकिन अब फ्रेयर हॉल तो अब ज़रा बताइएगा कि हो क्या रहा है जनाब। इसकी हुदूद में वैसे तो आपको पता ही है, एक सोशल मीडिया पे अपलोड हुआ, एक बदनुमा सा गेट तामीर करने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से इर्द गिर्द से तमाम व्यू फ्रेयर हॉल का बर्बाद हो रहा था। वो पिलर तो खड़े कर दिए गए थे, बस वो मेहराब की कमी थी। और इस सिलसिले में सिंध हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को शो कॉज नोटिस जारी किया कि आसार कदीम
कदीमा की हामिल करार दी गई तारीखी इमारतों में नई तामीरात के खिलाफ दायर किए गए सिविल सूट की सिंध हाई कोर्ट में भी समाअत हुई और अदालत ने तारीखी विरसा करार दी गई इमारत में तामीरात पर ज़रा नाराज़गी का इजहार किया और अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा कि आसार कदीमा और सकाफती विरसे को नुकसान पहुँचाना और मतलब इट्स लाइक एन आईसोर। जब आप उसके पास से ड्राइव कर रहे होते हैं ना, तो इतनी खूबसूरत साइट है आपको देखने को मिलती है। कम ही ऐसी खूबसूरत जगह टू बी वेरी ऑनेस्ट रह गई हैं जिनको इतना अच्छा प्रिजर्व किया हो, और उसके आगे आप इतना बड़ा गेट लगा रहे हो। और उस गेट का मकसद क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये डिसीजन किसकी थी, ये गेट की ज़रूरत क्या थी, हु वॉज मेकिंग मनी ऑफ इट। ये एंड में यही होता है, वरना हमने काफी बार देखा है कि इस किस्म की चीजें खड़ी कर दी जाती हैं जो कि बिल्कुल सूट भी नहीं कर रही होती। अच्छा, पता है और मकसद कुछ आपको और होता था है कि जी जरूरत भी है, कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए या आपने टिकट लगाना है, व्हाटएवर यू प्लान टू डू, कम अप विद अ न्यू आइडिया, come up with some innovation in life, good idea ना, हाँ, come up with a new good idea। मतलब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सब्जे से कोई ऐसी बाड़ सी बना सकते हैं, अगर आपको बाड़ बनानी इतनी ही मकसूद है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब प्लीज। अच्छा, तो एंड में जी रिजल्ट ये हुआ है कि सिंध हुकूमत को बिल्कुल जी अदालत ने रोक दिया गया है कि ये खत्म करें, ये दिस इज नॉट ऑन। एंड बाय द वे थैंक्स टू अ लॉट ऑफ एक्टिविस्ट जो जाके वहां खड़े हो गए थे बैनर्स लेके। सिविल सोसाइटी ना इस पे बात अगर आवाज ना उठाती तो ये चीज बन जानी थी। अच्छा जी, अभी हम ज़रा मईशत की सूरत हाल की तफसील से बात कर लें और बताना आपको यह है कि मईशत की डूबती कश्ती को शहबाज हुकूमत अब तक संभाला देने में या सहारा देने में मुकम्मल नाकाम है। डॉलर की ऊंची उड़ान भी कोई रुकावट नहीं आ सकी है। ओपन मार्केट में डॉलर 213 रुपये 50 पैसे का हो गया है। महंगाई भी नए रिकॉर्ड बना रही है। इदारा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार महंगाई के आदाद व शुमार के मुताबिक सेंसिटिविटी प्राइस इंडेक्स में एक हफ्ते के दौरान 3.38% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। शरह 27.82% तक पहुँच गई। एक हफ्ते के दौरान 36 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। कौमी ख़जाने की तरह लोगों के हालात भी अच्छे नहीं हैं और शहबाज हुकूमत का इल्ज़ाम है कि गुज़श्ता हुकूमत ने IMF से सख्त शराइत पर मुआहिदा किया था जिसको वो भुगत रहे हैं और उनके पास पेट्रोल बिजली पर सब्सिडी ख़त्म करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सर, चारा तो नहीं था, मतलब पहले ही करनी चाहिए थी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने दावा किया कि उनकी हुकूमत ने IMF की शराइत का तोड़ कर लिया था। ये सुनिए जरा। सवाल एक ये है कि ये एकदम इतनी महंगाई क्यों की है? तो ये कहते हैं कि जी हम IMF प्रोग्राम में थे। IMF के प्रोग्राम में ये तो 2 महीने से हैं। हम 2.5 साल से IMF के प्रोग्राम में थे। क्या हमारे ऊपर प्रेशर नहीं था ये कीमतें बढ़ाने का? क्या हमने नहीं IMF से हमारी बार बार नेगोशिएशंस हुई? क्या हमने अपने लोगों के मफादात की हिफाजत नहीं की? और ये क्यों नहीं कर सकते? क्या हमें जब उन्होंने कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाओ तो हमने 10 रुपए कम की थी। कैसे की थी? हमने इधर उधर से पैसे निकाले थे। हमारी रिकॉर्ड टैक्स हमने इकट्ठा किया था और जब रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया और फिर हमने जगह कहीं पेट काट के, लेकिन हमने 200 अरब की सब्सिडी दी डीजल और पेट्रोल नीचे रखने के लिए, क्योंकि हमें पता था कि जब आप डीजल और पेट्रोल बढ़ाते हैं सब कुछ बढ़ जाता है। 4 रुपए यूनिट बिजली कम की हमने, इसके लिए सब्सिडी हमने निकाली। हम भी IMF प्रोग्राम में थे और ये याद रखें कि हम IMF के प्रोग्राम में होते हुए हमने हेल्थ कार्ड दिया। वैसे हेल्थ कार्ड तो चलें, अच्छी बात है, लेकिन ये पेट्रोल की सब्सिडी आई वंडर, पता नहीं, पेट्रोल की सब्सिडी और बिजली में 4 रुपए यूनिट कम करने का नतीजा बहुत बुरा निकला पाकिस्तानी मईशत के लिए, बिकॉज इट वाज नॉट फंडेड, इट वाज नॉट अ फंडेड सब्सिडी एट ऑल। यस, हैविंग सेड दैट, बाय द वे ये भी पता चला है कि हेल्थ कार्ड चल भी रहा है, थोड़ा सा मुझे अभी बता दिया गया है। तो जी, बढ़ती महंगाई से आपको पता है कि आवाम का जो हाल है वो तो सारों के सामने ही है, और IMF से कुछ मिलना है या नहीं ये भी अजीब सी बात है, क्योंकि अब तक ये भी पता नहीं चल रहा। और वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि 1-2 दिन में IMF से जवाब भी आ जाएगा। अल्लाह खैर ही करे। IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है हमारे, एज लॉन्ग एज वी हैव द पैसे, और 12 लाख रुपए के ऊपर जो है तनख्वाह पे वो इंशाल्लाह ताला वो बात होगी। टैक्स एग्जेम्पशन का बता दें कि 12 लाख वो हम तो इंशाल्लाह ताला उनको बिल्कुल प्रोटेक्ट करेंगे। मुझे अल्लाह ताला की बात से उम्मीद है कि 1 आध दिन के अंदर मिल जाएगा। अच्छा जी, तो वैसे ये भी कुछ मुझे कोई इतना कॉन्फिडेंस से जवाब ना आए, मतलब बस ये जवाब आना भी तो होता है ना, एक जवाब भी आ गया उनकी तरफ से, जवाब भी फायर नहीं जवाब ना आए, अच्छा, कोई मुस्बत जवाब आए, उसके लिए हम सब दुआगो भी हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं। अब क्या सूरत हाल है जनाब?
बात यह है कि आपने सुना होगा ना, घोड़ा दूर ना मैदान। जल्द ये भी पता लग जाएगा कि IMF से क्या सूरत हाल तय होती है। और इमरान खान 3.5 साल तक अपनी माशी नाकामियों का तमाम मलबा पिछलों पे डालते रहे थे और अब शहबाज हुकूमत भी यही कर रही है। मगर मुश्किल ये है कि शहबाज शरीफ के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इमरान खान के पास अब भी महंगाई पर हुकूमत को दबाव में लाने का टूल हथियार मौजूद है। आने वाले दिनों में हुकूमत पर मज़ीद दबाव बढ़ेगा और वो बढ़ाएंगे और हुकूमत को इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की काबीना के इंतहाई अहम रुकन और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनसे ज़रा जानते हैं कि ये तोड़ क्या निकालेंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब। पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के, वैसे तो बचपन से सुन रहे हैं, लेकिन जो कहते आए थे ना लोग के तारीख का मुश्किल दौर, वो भी अब कह रहे हैं कि ये वाकई तारीख का मुश्किल तरीन मौशी दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। अब मजबूरी कहें या और क्या कहें, IMF की मदद की भी सख्त ज़रूरत है। इतनी सख्त शराइत मानने के बावजूद क्यों ये प्रोग्राम अभी तक बहाल नहीं हो पाया? उन्होंने IMF के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट किया जो कि किसी तौर पे भी जो है वो पाकिस्तान के हालात को या पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है वो सूट नहीं करता था। उन्होंने तमाम सब्सिडीज़ जो है उनको ख़त्म करने का जो है वो वादा किया, जबकि पाकिस्तान के मुआशी हालात ऐसे हैं और आवाम में एक हमारा जो कमज़ोर तबका है उसकी कंडीशंस ऐसी हैं कि हम ये कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने ये किया। और तमाम जो है वो सब्सिडीज़ जो है वो पहले उन्होंने एक एक करके ख़त्म की, गैस पे ख़त्म की, बिजली पे ख़त्म की। अब उसके बाद जो है वो पेट्रोल के ऊपर उन्होंने जो लास्ट एग्रीमेंट किया उसके मुताबिक न सिर्फ सब्सिडीज़ को ज़ीरो करने का वादा किया, बल्कि साथ ये भी कहा कि हम 30 रुपये जो है वो पर लीटर जो है वो लेवी जो है ना वो भी जो है वो हम चार्ज करेंगे। तो अब IMF जो है, अब अगर IMF जो है वो अपने एग्रीमेंट को कंटिन्यू नहीं करता तो पाकिस्तान जो है वो सख्त जो है वो मुआशी हालात में जो है वो गिर सकता है। और उन्होंने जो शराइत रखी हैं वो शराइत वही हैं जो पिछली हुकूमत ने जो है वो उनके साथ बाकायदा शौकत तरीन साहब का मुआहदा मौजूद है, सिग्नेचर मौजूद है कि जी हम ये जो है वो करेंगे। तो ये सूरत हाल जो है ये इस ज़्यादा जो है वो इसे मुश्किल में डाला है। अच्छा राना साहब, ये सब कुछ तो एक तरफ, लेकिन डॉलर की परवाज़ ने ऑब्वियसली बाकी हर चीज़ जो ज़रा स्टेबल थी भी थोड़ी सी, तो वो भी सब कुछ हिला के रख दिया। तो मुस्लिम लीग नून के गुज़िश्ता दौर को अगर हम देखें, दौरे हुकूमत में इसहाक डार साहब ने किसी न किसी तरह डॉलर को काबू में रखा था। तो क्या वही तरीका अगर दोबारा अपनाया जाता तो बेहतर ना होता? और डार साहब से रहनुमाई ही ले ली जाती तो शायद कोई रास्ता निकल आता। तो ये कैसा आइडिया था, ये क्यों नहीं किया गया? जी डार साहब बिल्कुल वो रहनुमाई दे रहे हैं, वो हालात से पूरी तरह इन टच हैं। लेकिन मामला ये है कि इन्होंने हालात को और इकॉनमी को बगाड़ इस तरह से दिया है कि अब इस तरह से कंट्रोल करना भी जो है वो मुश्किल हो रहा है। पहले जब डॉलर कंट्रोल में था तो इन्होंने आगे वाबेला किया कि जी डॉलर के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, इसको तो डार साहब ने कैद किया हुआ है, इसको आज़ाद छोड़ना चाहिए। और जब आज़ाद छोड़ा तो वो 115 से लेके वो 190 पे आके रुका। ये अब 190 से आगे बात जो है वो शुरू हुई है हमारे इन 2 माह में, और उसमें मुश्किल यही पड़ी है कि IMF जो है वो किसी तौर पे भी अपनी शराइत में कोई लचक पैदा करने को तैयार नहीं है। उसे ये कहा गया कि आप पेट्रोलियम की प्राइसेस जो है उसको हम 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में बढ़ा देंगे, लेकिन वो नहीं माने। और बढ़ाने के बावजूद भी जो है वो अभी तक उन्होंने एग्रीमेंट जो है उसको कंटिन्यू करने से मतलब डिक्लेरेशन या सिग्नेचर जो है वो नहीं किए। और ये डॉलर के परवाज़ की या इसके बढ़ने की सिर्फ़ और सिर्फ यही वजह है कि IMF के साथ जो मुआहदा है उसमें जो है वो देर हो रही है। जैसे ही ये मुआहदा हो जाएगा तो पूरी उम्मीद है कि डॉलर वापस जो है वो इंशाल्लाह ताला 182 पे जो है वो आ जाएगा। इस बारे में हमारी पूरी कोशिश भी है और इंशाल्लाह इसको लाएंगे नीचे। सर उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसकी तो हम दुआ भी कर रहे हैं और इसको हम बेताब भी हैं इस दिन को देखने के लिए इंशाल्लाह। अब ये बता दीजिएगा राना साहब के इस वक्त महंगाई की शरह भी तारीखी है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स देख लें उठा के 28% को छू रहा है। तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत मुखालिफ मुहिम में इसी बुनियाद पर बयानियाँ भी बना रही है, आगे बढ़ने का इरादा भी रखती है। आवाम का रिस्पॉन्स भी आपके ख्याल में अभी नहीं मिला, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था। और
इन तादाद में इजाफा भी हो सकता है जो उनकी कॉल्स पर लोग निकलें। तो अगर वो दबाव बढ़ता गया तो क्या आप लोग उस बुनियाद पर जल्दी इलेक्शन कराने पर राजी हो सकते हैं, हो जाएंगे? परसों रात जो इन्होंने जो है वो एहतजाज का प्रोग्राम रखा था, हालांकि आपके इल्म में है कि 9 बजे तमाम बाज़ार भी बंद हो जाते हैं और वैसे भी लोग जो है वो फारग हो जाते हैं, तो लोगों ने इस काबिल नहीं समझा कि वो आके इनके साथ जो है वो ज़ाहिर यकजहती करें, बल्कि लोग अलहदा रहे और डिस्टेंस उन्होंने क्रिएट किया। और मास हुआ इनके वही जो इनकी बर्गर क्लास है, किसी जगह पे 1000, 1500, 2000, इससे ज़्यादा किसी जगह पे भी जो है वो लोग नहीं थे। और 3-4 जगहों पे ये डबल फिगर में थे लोग, को कहीं 1200, कहीं 1500, बाकी जगहों पे किसी जगह पे 70, किसी जगह पे 150, किसी जगह पे 200, पूरे मुल्क में। यानी पूरे मुल्क में मैंने कैलकुलेट किया है 22 करोड़ की आबादी में से टोटल 10-12 हज़ार लोगों ने जो है वो इनके एहतजाज के ऊपर जो है वो ध्यान दिया है, और वो भी इनके वही बर्गर क्लास है इनकी। तो इस बुरी तरह से इनका एहतजाज की कार जो है वो फेल हुई है। उसके बाद इनको शर्म आनी चाहिए और इनको अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए और हुकूमत के साथ सर जोड़ के बैठना चाहिए। और वो जो चार्टर ऑफ इकॉनमी जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन उस वक्त भी इस बारे में कहते रहे हैं, तो इस कौम को, तमाम सियासी क़ुव्वतों को जो है इसके ऊपर आना होगा, और जितनी देर की जाएगी उतना ही इस मुल्क के लिए जो है वो नुकसानदेह होगा। शुक्रिया राना साहब फॉर स्पीकिंग विद अस। वैसे आवाम तो सिर्फ इंतज़ार में है कि ये महंगाई कब ख़त्म होगी, दिस इज़ आवर ओनली कंसर्न। और साथ साथ राना साहब से वैसे दिल तो चाह रहा था पूछूं, ये बर्गर क्लास क्या होता है? मतलब क्यों आप एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को एक बर्गर, मतलब आप तो ये ना कहें, ये तज़हीक के ज़ुमरे में कहा आपने, समझ नहीं आया मुझे। मेरा ख्याल है कि ऐसा ही मतलब इट इज़ वेरी आउटडेटेड नाउ एंड वेरी वेरी अनकूथ एज वेल। एनीवे जी, मूविंग ऑन। और आज एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सालगिरह है, आपको पता है, बल्कि व्हेन आई वाज कमिंग टू वर्क तो बड़े पोस्टर्स भी लगे हुए थे, और डेफिनेटली ये वो सालगिरह है जिसको कमेमोरेट भी करना चाहिए, सेलिब्रेट भी करना चाहिए। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आज हमारे दरमियान होती तो उनकी कौन सी सालगिरह होती? 69वीं सालगिरह होती है, 69th। और बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की दस्ते रास्त और फिर जानशीन बनी। 4 अप्रैल 1979 को जब उनके वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई तो वो 25 बरस की उम्र में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शरीक चेयरपर्सन बनी, और फ़ौजी हुकूमत ने कई साल तक उन्हें नज़रबंद रखा, जबरी तौर पर जिला वतन कर दिया। 10 अप्रैल 1986 को वो वतन वापस आईं। 18 दिसंबर 1987 को उनकी शादी आसिफ अली ज़रदारी से हुई। 2 बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुईं। 97 से 98 में एक बार फिर जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। 2007 के इंतखाबात के लिए वतन वापस आईं। मुल्क भर में जल्द से जुलूस और पार्टी को मुतहर्रिक किया। 27 दिसंबर वो दिन था जब 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे के बाद वापसी पर दहशतगर्दों के हमले में बीबी शहीद हो गई। Her legacy lives on. Her legacy lives on। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी आप कहीं बाहर दुनिया में फिर रहे हो, जैसे अब भी ये हुआ मेरे साथ कि अगर बताएं कि आप पाकिस्तान से हैं तो द वन थिंग दैट दे डू रिमेंबर अबाउट पाकिस्तान एंड दे डू मेंशन इज़ बेनज़ीर भुट्टो। सेहत से मुताल्लिक सिंध हुकूमत के बहुत से दावे हैं, और ये दावे उस वक्त खोखले साबित हुए जब एक इंतहाई अजीबो गरीब केस हमारे सामने आया। थरपारकर में ग़िज़ाई किल्लत की वजह से सैकड़ों बच्चे भी, आपको पता ही है, कमज़ोर पैदा होते हैं, और वो तो कुछ सालों से चल ही रहा है, और कितनी बार हमने उसके बारे में बात की है, लेकिन वो चीज़ वैसे रिवर्स नहीं हुई। लेकिन आज जो खबर सामने है उस पर तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि ये कैसे हो सकता है। ज़च्चगी के दौरान एक खातून लिटरली मौत के मुँह में चली गई। ऐसा ही हौलनाक वाक़या थरपारकर में हुआ, जहाँ तिब्बी अमले ने मुजरिमाना गफलत की इंतहा कर दी। नौज़ायदा बच्चे का धड़ अलग कर दिया सर से, और बच्चे का सर माँ के पेट में ही छोड़ दिया। खातून की हालत गैर होने पर उसे छाछरों से सिविल अस्पताल मिट्टी भेजा गया, जहाँ पता चला कि कोई सहूलत तो मौजूद है नहीं, और ख़ातून के घर वाले उसे सिविल अस्पताल हैदराबाद लाए, जहाँ पेट से बच्चे का सर निकाल कर खातून की बामुश्किल जान बचाई गई है। मतलब वो उस सिचुएशन में जहाँ अव्वल तो सबसे पहले ये चीज़ हुई, उसके बाद उसको ट्रैवल कराया जा रहा है, तो लिहाजा वो छाछरों से मिट्टी से हैदराबाद, और वहाँ जाके कोई उसकी मदद हुई और वो बच गई है। ये
ये एक हॉरर स्टोरी है, ये लगता ही नहीं है ये असली बात हो रही है, लेकिन ये वाकई सिंध में ये हो रहा है। बाद वैसे सिंध हुकूमत को अपने दावों पर नज़रसानी भी करनी चाहिए। 3 दफ़ा से बरसर इक़्तिदार है पीपल्स पार्टी इस सूबे पर, मतलब इस एक वाक़े पे ही ऐसा तहलका मचना चाहिए था कि ऊपर से नीचे तक सबको लाइन हाजिर कर दिया जाता। खैर हैदराबाद में इस खातून का ऑपरेशन किया गया जहां इसकी बमुश्किल जान बचाई गई है। हैदराबाद से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें अपडेट करेंगे। अली नईम हमें बता रहे हैं, इसकी अपडेट दे रहे हैं। ओवर टू यू अली नईम, बताइएगा। जी बिल्कुल, छाछड़ों में अब से चंद रोज़ कबल पेश आने वाले अंदोहनाक वाक़े के अंदर डिलीवरी के दौरान बच्चे का सर माँ के पेट में ही रह गया और धड़ अलग हो गया। ये वाक़या किस तरह से पेश आया, क्या था, इस हवाले से हमारे साथ वो पेशेंट मौजूद है जिसकी डिलीवरी थी और उसके शौहर भी सिविल अस्पताल हैदराबाद के अंदर इन्हें यहाँ पर ला के उस खातून की जान बचाई गई। उनका ये कहना है कि वाक़या कुछ इस तरह से पेश आया कि छाछड़ों के अंदर जब इनकी लेबर पेन हुआ इनकी वाइफ को, तो ये अपनी वाइफ को लेकर पहुँचे छाछड़ों के अंदर एक अस्पताल है, फलाही निजी अस्पताल है, वहाँ लेकर पहुँचे और वहाँ पर इनका ये कहना है कि इनकी अहलिया को अंदर ले जाया गया और फिर जब डिलीवरी का प्रोसेस था उसके बाद जब कमरा खोल के इनको जब बच्चा दिया गया तो सिर्फ धड़ था और सर बच्चे का माँ के पेट में ही रह गया, जिसके बाद वहाँ से इन्हें फौरी तौर पर कहा गया कि आप मिट्टी अस्पताल चले जाएं। मिट्टी अस्पताल भी पहुँचे तो वहाँ पर इन्हें डॉक्टर्स ने रेफ़र कर दिया सिविल अस्पताल हैदराबाद, वहाँ पे भी इन्हें कोई तिब्बी सहूलत नहीं मिली। सिविल अस्पताल हैदराबाद के अंदर खातून का ऑपरेशन किया गया और सीज़र ऑपरेशन करने के बाद बच्चे का सर बाहर निकाल लिया गया। खातून तशवीशनाक हालत में यहाँ पर लाई गई थी, ताहम उनकी हालत अब ख़तरे से बाहर है। इस तमाम सर सूरत हाल के ऊपर डीजी हेल्थ ने, सेक्रेटरी हेल्थ ने और महकमा सेहत ने सख्ती से नोटिस लिया है। इंक्वायरी कमेटीज़ बैठ गई हैं, कुछ टीमें आज छाछड़ों के अंदर विज़िट भी करने पहुंची हैं वाक़े की इंक्वायरी के लिए और इस हवाले से एक बोर्ड भी तश्कील दिया गया है। 3 रुकनी कमेटी है, देख रहे हैं कि किसकी नेग्लिजेंसी है और क्या है। आपको ये बताते चलें कि ये एक वाक़या है जो सामने आया है, मीडिया पर आया है, रिपोर्ट हुआ है। ऐसे कितने ही वाक़यात हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं। शहर में भी जो सहूलियात हैं नाकाफ़ी हैं, लेकिन अगर हम देहातों की बात करें तो सेहत की सहूलतें जो हैं वो एक सवालिया निशान बन चुकी हैं। शुक्रिया अली नईम, मतलब कि ये एक शॉकिंग बात है। मैं सिर्फ ये कहानी जब हम सुन भी रहे थे और अपनी रिपोर्टर की बात भी सुन रहे हैं, तो अगर किसी और मुल्क में, किसी प्रोग्रेसिव मुल्क की, किसी भी मुल्क की बात हो रही हो ना, तो ये स्टोरी निकलने से पहले लोग रिजाइन कर चुके हों, इंक्वायरियां बैठ चुकी हों, कुछ ना कुछ जरूर हुआ। आई कैन नॉट बिलीव कि ये हो रहा है। कर दे अगर वो फैमिली तो उसे इतनी बड़ी कॉम्पेंसेशन मिले के लिए कि उनकी नस्लें संवर जाए। मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन? दिस इज़ अनबिलीवेबल एंड कैन बी जस्ट रिमाइंड यू कि कुछ महीने पहले ही हम बात कर रहे थे कि सिंध हुकूमत ने चाइल्ड एंड मदर केयर के लिए बड़ी उन्होंने इंस्टीट्यूशंस जो हैं, छोटी छोटी क्लिनिक्स जो हैं ऑल ओवर सिंध खोलनी है और बड़ी हमें खुशी भी थी कि ज़रा बेहतरी आएगी इस बात से। नथिंग एट ऑल। अगर इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, कौन अनाड़ी ये सारी सर्जरीज और ये डिलीवरियां करता है? ये मिट्टी में भी सी सेक्शन टाइप ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हैदराबाद क्यों ले जाना पड़ा इसको। अगर ऐसा एग्जैक्टली अगर ऐसा हो ही गया था तो कंप्लीट द होल प्रोसीजर, उसको करें तो सही, ठीक। यानी बच्चा तो गया ही गया, विच इज अनबिलीवेबल टू मी कि ये वहाँ हो क्या रहा था कि सर अंदर रह गया तो बाकी बॉडी बाहर हो गया और उसके बाद फिर उसके बाद उसको सर्जरी करनी पड़ती है ना ऐसे मौके पे। तो आपको सर्जरी मतलब क्या कर रहे थे? खैर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, सब तरफ से इंक्वायरी इसकी इंक्वायरी इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि डेफिनेटली ये डॉक्टर्स नहीं थे, ये जो कर रहे हैं उनकी डिग्रीज चेक करें, ये कौन वहाँ बैठे हुए इस किस्म के प्रोसीजर्स कर रहे हैं। दिस शुड हैव बीन अ वेरी सिंपल डिलीवरी। Even if it was not, it got complicated. ठीक है जी, it got complicated, but it should have been resolved. तो एक इंसानी जान गई, दूसरी खतरे में, उसको भी इन्होंने कहा कि जाओ। या फिर उसे उसी टाइम इमरजेंसी में भेजें ना भाई, आप एम्बुलेंस कराएं, खुद अपनी जिम्मेदारी पे स्पेशल इंटेंसिव केयर में भेजें कि आप यहाँ जाएं, हम आपका अरेंजमेंट कर रहे हैं, वहाँ जाके ऑपरेशन आप बेसिकली निकल जाएंगे, गेट आउट ऑफ, आप निकल जाएं, आप खुद पहले कहाँ जाएं, आप मतलब ये भी नहीं पता कर सके कि पहले छाछरो जाएगी ये खातून, छाछरो से मिट्टी जाएगी तो मिट्टी में भी कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद हम हैदराबाद, शुक्र है हैदराबाद में कुछ हो गया, वरना पता नहीं किधर किधर उसको फिरना पड़ता। आपको पता है कि कराची हमारा शहर बहुत सी चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन वॉल चॉकिंग की वजह से भी पूरे मुल्क में मशहूर है। मतलब जितनी वॉल चॉकिंग कराची शहर में है शायद ही पाकिस्तान के किसी और शहर में हो। यहाँ पे आपको तमाम बीमारियों का इलाज भी मिलेगा दीवारों पे। दीवारों पे असल में मिले ना मिले दूसरी बात है, दीवारों पे तमाम पीरों के पते भी मिलेंगे,
ठीक है, और मतलब, तमाम और सियासी हाँ, तमाम सियासी नारे भी आपको दीवारों पर दर्ज मिलेंगे। लेकिन एक जी यंग मैन है और उन्होंने सोचा है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए और दीवारें हैं उनको ज़रा खूबसूरत होना चाहिए और उनकी ये बड़ी कोशिश है और वो लगे हुए हैं कि वो दीवारों को एक खूबसूरत म्यूरल से पेंट करें। हमें उन्होंने ज्वाइन किया है, टैलेंटेड हैं बहुत। शीसुद्दीन आज हमारे मेहमान हैं जियो पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया शीस, आप इधर आए हैं एंड थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। क्योंकि अभी हम बात कर ही रहे थे, आपको ज़रा हमारे ऑफिस आते हुए भी बड़ी दीवारें नज़र आ गई होंगी जिनको ज़रूरत है हेल्प की। बताइए कि आपको किस तरह ये थॉट आई कि बहुत ही गंद मचा हुआ है और हमें ज़रा खूबसूरती लानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपकी टीम का इनवाइट किया, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव शो कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा सवाल क्या था? सवाल ये था कि आपको सबसे पहले ख्याल कैसे आया कि ये करना चाहिए? ख्याल इस तरह ही आया था कि जैसे आप यूएस यूके में देखते हैं, आप स्ट्रीट से गुजरे, ब्रिजेस से गुजरे, अंडर पासेस से गुजरे, उधर आपको खूबसूरत ग्रेफिटीज नज़र आ रही होती हैं। इधर आप गुजरे तो फलाना दवाखाना, फलाना वॉल चॉकिंग और फलाना मशवरे ये नज़र आ रहा होता है। तो ये आर्ट मैंने सीखा था तकरीबन कोई 9 मैट्रिक क्लास में, सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। तो यही सोच थी कि शहर की दीवारें ख़राब नज़र आ रही थी, खस्ताहाल नज़र आती थी। अच्छा, कोई भी इस किस्म का बड़ा अच्छा काम करना चाहता हो, हमने देखा है कि स्ट्रीट म्यूजिशियंस भी हों, वो एक गोल्डन मैन जो इस्लामाबाद में बेचारे को बड़ा तंग किया था, तो लोग तंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कि जहाँ आप पेंट करना चाहते हैं यू रोके कोई किसी का इश्तिहार मिटा रहे हो या किसी सियासी जमात का नारा मिटा रहे हो तो वो भी आ जाते होंगे ना? बिल्कुल, किसी सियासी जमात का नारा मिटाकर उसको खूबसूरत बना रहे हो तो क्रिटिसाइज़ करने आ जाते हैं। देखें, हर काम में क्रिटिसिज्म लाजमी होता है, क्रिटिसिज्म करने लाजमी लोग आ जाते हैं। क्रिटिसिज्म एक और बात, कभी किसी ने का भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मतलब ये भी आते हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आते हैं, लेकिन अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश करते हैं कि समझाएं पहले, फिर वरना फिर क्या करें। क्या लिखते हैं आप? मुख्तलिफ इसमें अवेयरनेस देते हैं चीज़ों के लिए, जैसे कराची को खूबसूरत बनाएं, कराची को पीसफुल शहर बनाएं, इस तरह के मतलब कोट्स वगैरह। ये जैसे आप फॉरेन कंट्रीज में भी ये भी अवेयरनेस देने के लिए ग्रेफिटी आर्ट करवाई है, मैसेज देने के लिए बहुत ज़्यादा, वो तो खैर बड़ी मूवमेंट्स के लिए भी वहाँ इस्तेमाल हुआ है। बट इसमें बड़ा ऑब्वियसली एक आपकी सोच है कि ये मैसेज अच्छे देने चाहिए, लेकिन ऑन योर ओन टोटली अकेले करते हैं? आर्ट सप्लाईज भी आपकी अपनी होती हैं, पेंट वगैरह, ब्रशेज, ये सब कुछ आपका अपना होता है? इधर पर काफ़ी ग्रेफिटी आर्ट सप्लाईज का काफ़ी इशू है पाकिस्तान में। ये इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं यूएसए से, क्योंकि यूएसए से के स्ट्रीट आर्टिस्ट हैं, उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ। इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में प्लान भी है यूएस जाने का कि उधर प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल कर सकूँ वहाँ पर जाकर और अपने मुल्क में आकर और बेहतर तरीके से पाकिस्तान को सर्व कर सकूँ। अच्छा, कोई ऐसा मैसेज जिस पे किसी को एतराज़ हुआ? वैसे तो हम देख रहे हैं कीप स्माइलिंग एंड ऑल दैट, कीप कराची क्लीन, या फिर कोई ऐसा मैसेज कभी आपने देने की कोशिश की जिस पे कोई एतराज़ करने आ गया हो, भाई ये क्या लिख रहे हो? ऐसा मैसेज वैसे मैंने कभी दिया नहीं है। लोग सपोर्ट ही करते हैं, ज़्यादातर लोग सपोर्ट करते हैं, क्रिटिसाइज लोग कम ही करते हैं। तो कौन कौन से इलाकों में अभी आप कर रहे हैं ग्राफिटी? ये मैं ज़्यादातर गुलशन इकबाल का एरिया मैंने ज़्यादातर कवर किया हुआ है। अभी लेटेस्ट मैंने डिग रोड पर की थी, नेशनल स्टेडियम ब्रिज पर की थी, ग्रीटिंग्स फ्रॉम कराची लिखा हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने बड़ी अच्छी कोई दीवार, बड़ा ही अपना ही काम बड़ा पसंद आया और लेकिन अगली बार आपने देखा हो कि उसके ऊपर दोबारा से कुछ और पेंट हो गया? बिल्कुल, बहुत दफ़ा होता है, बल्कि अगले ही दिन मैंने एक दफ़ा देखा कि उस पर पान की भी गए और वो नारे वापस आ गए। नहीं तो कि कभी आपने पूछा है किसी से कि भाई दीवार तुम्हारी है नारों के लिए, मतलब ये तो एक कराची की दीवार है, मैं वो कहते हैं तुम्हारी थोड़ी है। हाँ, वो तो मतलब यही कहते होंगे ना, हो सकती है मतलब। लेकिन फिर भी आप अपना सफर जारी रखे हुए हैं। कोई सपोर्ट चाहिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से? बिल्कुल, मेरी सिंध गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हम खूबसूरत बना सकते हैं, मुख्तलिफ एम्बेसीज़ की बिल्डिंग्स को, जैसे यूएस एम्बेसी, चाइनीज़ एम्बेसी, सऊदी एम्बेसी, इनको खूबसूरत बना के इससे न सिर्फ अपने पाकिस्तान का इमेज अच्छा होगा बल्कि हमारे गैर मुल्की ताल्लुकात भी और मुस्तहकम और मजबूत होंगे। वैसे जो है ना, जो दीवारें गंदी हैं उन पे तो
ठीक है उनको इस तरह से कन्वर्ट करना, वैसे जो दीवारें साफ हैं उनको साफ ही रहने दो मेरा ख्याल। अच्छा लेकिन एक बात है, इतना खर्चा है, इतनी मतलब पेंट्स वगैरह मैं सोच रही हूँ, महंगाई देखें किधर पहुँच रही है, तो आप किस तरह अफोर्ड करते हैं? मतलब आप खुद ही पेंट्स वगैरह ले लेते हैं? और तो शुरू डेडिकेशन है आपकी कि अपना पैसा आप लगा रहे हैं? स्प्रे पेंट यूज करते हो अभी फिलहाल नॉर्मल स्प्रे पेंट यूज करता हूँ, लेकिन जैसे कोई कमर्शियल वगैरह कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसमें इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं क्योंकि मुझे यूएसए से, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ना होने के बराबर है। अच्छा, ये दीवारें तो करते हो, कमीशन भी करने लोग तो उनके घर दफातर वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फेसबुक पेज है कोई? जी इंस्टा पेज है। इंस्टा पेज बता दो फिर। इंस्टा पेज है मेरा @shees.draws। क्या? SHEES.draws। shees.draws। जी चलो ये तो हो गई तुम्हारी मशहूरी, तुम्हारा काम हो गया। अच्छा तो खुद ही आप अकेले ट्रैवल भी कर लेते हैं? मैं जरा टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इससे पहले हम डॉलर भी सोच रहे थे कहाँ पहुँच गए और महंगाई कहाँ पहुँच गई, तो ये सब ऑन योर ओन आप ट्रैवल भी करते हैं, अपनी सप्लाईज भी आपके साथ है, अकेले लगे रहते हैं या कोई दोस्त वगैरह आपके साथ है? दोस्त हैं मेरे साथ, वीडियोग्राफर होता है, वो बाकी मेरी वीडियोस वगैरह कवर कर रहे होते हैं, दोस्त सपोर्ट करने वो भी। जबरदस्त। अब आइंदा जो लिखो ना, टॉलरेंस और बर्दाश्त के हवाले से जरूर, हाँ ये वैसे जरूर एक दूसरे को जरा बर्दाश्त कर लें, सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन हम हैं पाकिस्तानी अल्टीमेटली। थैंक यू शीस, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और देखिए ये वाला वो टैलेंट होता है जिसको इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है, इनोसेंट गुड टैलेंट, एंड व्हाई नॉट। रिवायती म्यूजिक जो हम सियासी म्यूजिक की बात करनी है, उसकी आगे चलें, अपडेट करना जरूरी है। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस आ गए हैं रेडार पर। उस्मान बुज़दार और इनके भाइयों के खिलाफ सरकारी ज़मीन अपने नाम करवाने पर थाना एंटी करप्शन डेरा गाजी खान में मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मुकदमा डीसी डेरा गाजी खान की इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर दर्ज किए गए हैं। मुकदमात में सरकारी ज़मीन को जाल साजी से अपने नाम मुंतकिल कराने की दफ़ात शामिल हैं। उस्मान बुज़दार पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 1986 में जाली इंतकालात दर्ज कराए और ज़मीन को हथिया लिया। 900 कनाल सरकारी ज़मीन के अलॉटमेंट के बारे जाली लेटर भी तैयार कराया और इस मामले पर थाना एंटी करप्शन डीजी खान में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। 1986 में उनकी क्या उम्र होगी? मैं तुम्हें थोड़ा नहीं, 1986 के इंतकाल जो है ना उनमें फॉर्जरी की गई है ऐसे। अच्छा ठीक है, साफ जाहिर है कि जी उस्मान बुज़दार पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं और ये बिलाशुबा बुज़दार जो है उन पर सबसे पहला बड़ा केस है। आम तौर पर यही देखा गया है कि अगर किसी पर एक केस बने, कोई भी केस बने और केसेस भी सामने आते हैं, बज़ाहिर उस्मान बुज़दार की फौरी इस केस से जान छुटती हमें वैसे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है कि बड़े लॉन्ग ड्रॉन हो जाते हैं केसेस। और दूसरी तरफ आपको बताएं, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब के तहत काम करता है और इसलिए हमजा हुकूमत को यकीनी बनाना होगा कि शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, ताकि कहीं ये तासुर ना हो जाए कि उस्मान बुज़दार को किसी भी किस्म के सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये होना तो इसी तरह नहीं चाहिए। मियाँ आबिद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि क्या मामला है। अब मियाँ आबिद बताइएगा सबसे पहले तो कि ये बुज़दार साहब पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, इसकी तफ्तीश कब शुरू हुई थी और एग्जैक्टली क्या हक़ाइक़ हैं, जो क्या केस बनाया गया है? जी, साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ और उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने 1982 में सरकारी अराज़ी जो कि 900 कनाल बनती थी, ये मुख्तलिफ़ मकामात पे थी, जिसमें 474 कनाल और 12 मरले एक जगह पे, जबकि 413 कनाल और 12 मरले एक तौसा के इलाके में जगह थी जहाँ इन्होंने सरकारी तौर पर अपने नाम अलाट करवाई। लेकिन इनके ख़िलाफ़ 1986 में बशीर चौहान नामी एक शख्स ने दरख्वास्त दी थी, जो कि मुख्तलिफ़ अदवार में उस पर इंक्वायरियाँ भी हुई, लेकिन हुकूमती दबाव की वजह से वो दबा दी गई, क्योंकि उस्मान बुज़दार उस वक्त और उनके वालिद जो थे फ़तेह मोहम्मद बुज़दार, वो मुस्लिम लीग नून में शामिल थे, जिसकी वजह से इंक्वायरियाँ दबा दी जाती रहीं। और उसके बाद दूसरा मामला ये बना कि 1982 में जब इनकी उम्रें जो थीं वो बिलतरतीब 1 साल से कम उम्र के और 3 साल, और ख़ुद उस्मान बुज़दार जो थे इनकी उम्र 13 साल थी, बाकी भाई बिल्कुल छोटे थे। तो उस वक्त अलॉटमेंट का जो कानून था वो ये था कि मार्शल्ला के कवानीन के तहत कि अगर कोई बंदा पहले अराज़ी रखता है तो उसको अलाटमेंट नहीं की जा सकती, 12 एकड़ से ज़ायद अराज़ी हो और वो ज़मीन अलाट करवा ले, ये मुमकिन ना था कानूनी तौर पर। और
उसमें दूसरी ये थी कि जिस शख्स के नाम ज़मीन अलाट की जाए उसके पास काश्तकारी की गिरदावरी होनी चाहिए, लेकिन वो भी इनके पास नहीं थी क्योंकि ये बहुत कम सिन थे और काश्तकारी नहीं कर सकते थे। तो 1992 में जब मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत थी तो उस वक्त इन्होंने वो गिरदावरियाँ जो थी वो चेंज की। अब जाके उसके ऊपर जो असिस्टेंट कमिश्नर तौसा हैं, असद चांडिया उनका नाम बताया गया, तो उन्होंने इंक्वायरी करके तो एंटी करप्शन में 2 मुकदमा उस्मान बुज़दार और इनके भाइयों के खिलाफ दर्ज कराए हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस केस की नौयत सामने रखते हुए ये कितना संगीन केस है, कितना सीरियस केस है, कि क्या इस केस में गिरफ्तारी का भी इम्कान है? जी बिल्कुल, इसमें गिरफ्तारी का इम्कान जो है वो रद्द नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि 1982 से अब तक जो सरकारी अराजी पे ये काश्तकारी करते रहे हैं उसमें अरबों रुपए जो इन्होंने इकट्ठे किए हैं उस ज़मीन से वो भी इनको वापस करने होंगे। और दूसरा जो सरकारी अराजी के जालसाजी के साथ इन्होंने जाली अलाटमेंट लेटर बनाकर और उस वक्त अलाट कराई, लेकिन मुख्तलिफ इनको जो इंक्वायरियाँ थी उनको नज़रअंदाज किया जाता रहा हुकूमती दबाव पर। तो अब जब उनके ख़िलाफ़ जो ऐसी हुकूमत आई है जो कि PTI के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो उन्होंने इन इंक्वायरियों पर काम शुरू किया जो कि तकरीबन 36 साल पहले ये इंक्वायरियाँ चल रही थी, तो उनको अब हतमी शक्ल देने की कोशिश की है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों की गिरफ्तारी जो है वो किसी भी वक्त मुमकिन है। और दूसरा मैं ये भी अपने जियो के नाज़रीन को बता दूँ कि एंटी करप्शन में जो मुकदमात दर्ज होते हैं वो थाने की मुकदमात की निस्बत मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि थाने का जो FIR होती है आम पुलिस स्टेशन की वो इल्ज़ाम पर मबनी होती है, जबकि जो एंटी करप्शन के थाने में FIR दर्ज होती है वो इंक्वायरी के बाद, यानी इल्ज़ामात साबित होने के बाद दर्ज की जाती है। तो इन गिरफ्तारियों का जो इम्कान है वो रद्द नहीं किया जा सकता। थैंक यू आपका। ये आबिद, वैसे ये 1982 से मामला शुरू हुए में हैं और चूँकि इनके वालिद साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून में था इसलिए नज़रअंदाज होते चले गए। तो मतलब it is not difficult to put 2 + 2 = 4 in this case as well. हाँ, तो ये जरा देखते हैं कि आगे एक्चुअली इसका बनता क्या है। अच्छा जी, वसीम अकरम की अब थोड़ी सी असली वाले वसीम अकरम की बात कर रहे हैं। असली वाले वसीम अकरम की बात पहले आप हंस लें इस बात से। असली नहीं आ रही मुझे। वैसे आप उस्मान बुज़दार से जब भी वसीम अकरम पे आती है ना तो वो क्या जान के आप ये कनेक्शन बनाती हैं? कंफ्यूज भाई, हमने कहानियां कुछ इस तरह रखी होती हैं कि बस बात फिर चलती चली जाए। तो हम पहले वसीम अकरम प्लस की बात कर रहे थे। अच्छा, प्लस अब निकाल दिया, प्लस को हमने कर दिया माइनस हो गए। हम सिर्फ वसीम अकरम की बात करेंगे। तो जी कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड। वैसे हमने क्यों कह दिया ये बात, कह के ही हमें ये बात कह के जो है ना वसीम अकरम ऑफेंड हो जाएंगे कि आपने मुझे ओल्ड कह दिया। गोल्ड कह दिया लेकिन ओल्ड भी कह दिया। अच्छा, आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है ना, तो हम भी म्यूजिक बड़ा ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ हमने गाने आपको पहले दिखा दिए। लंदन में जो म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा है वो भी आपको दिखा दिया। बॉयलर्स नहीं, बस एक ही बॉयलर रूम। ठीक है। बड़े सगीर के मशहूर गुलकार मोहम्मद रफ़ी को भी आज हम ट्रिब्यूट देंगे। इनके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। और उनके सदाबहार गीत आज भी हमारे महफिलों की जान है। और अजीब बात यह है कि कई दिहाइयाँ गुजरने के बाद भी दुहाइयाँ हो जाता है। दुहाइयाँ तो अभी देंगे। अच्छा, कई दिहाइयाँ गुजरने के बावजूद भी इनकी आवाज़ में गाए हुए तमाम गाने अमर हैं लिटरली। सो मोहम्मद अली साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियो पाकिस्तान, वेलकम टू जियो न्यूज़। कैसे हैं सर आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? जी ठीक है। ज़बरदस्त आवाज़ है सर आपकी, माशाल्लाह। आपका गाना बड़ी तो आपकी आवाज़ वायरल हुई, आपकी वीडियो वायरल हुई, हम तक पहुंची। और फिर ऑब्वियसली हम तो अच्छे टैलेंट को हमेशा ही जगह देते हैं जियो पाकिस्तान में। तो जल्दी से बताइएगा कि आपको क्या बताया गया कि रफ़ी साहब से आपकी आवाज़ मिलती है और फिर आपने गाना शुरू किया? ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? जी बहुत सारे लोग कहते थे कि आपकी आवाज़ जो है ना वो रफ़ी साहब से मिलती है। तो मैंने उन दोस्तों को सामने रखकर फिर गाना शुरू कर दिया रफ़ी साहब। आपने फिर बिलाखिर उन्हें सीरियस ले लिया उन दोस्तों को? जी 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 बिल्कुल सीरियस ले लिया। आपने फिर सीखा भी कुछ या फिर ये सेल्फ टॉट हैं आप? नहीं जी, मैंने सीखा नहीं है, मैं वैसे खुद ही से प्रैक्टिस करके आपने अपने फन को निखार दिया है। अब अली साहब, अब आप सिर्फ दोस्तों के लिए ही गाते हैं या कोई महफिल वगैरह भी आए तो आप प्रोफेशनली भी गाते हैं? जी अब तो मैं प्रोफेशनल भी गाता हूँ। वंडरफुल। तो बहुत सारे दोस्त मेरे साथ होते हैं, वो भी मेरे साथ जाते हैं और मैं भी गाता हूँ। रोजगार का भी आपने क्या कोई बैंड बना लिया अपना, कोई महफिलों में परफॉर्म करते हैं? जी
हाँ, एक बैंड बनाया हमने, वो उसके साथ ही जाया करते हैं और महफिलों में जाकर। चले भाई, फरमाइश आ रही है बहुत आला। अब अली भाई कुछ सुना दें हमें, वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं जो आपका वायरल हुआ गाना बड़ी मस्तानी है, या फिर कुछ और जो भी आपने सोचा है। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, गुनगुनाए ऐसे जैसे बजते हों घुंघरू कहीं पे, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना ज़मीं पे, झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। अच्छा, ट्यून तो माशाल्लाह बहुत खूब अली भाई, बहुत ट्यून है आप, बड़े इन ट्यून है, लेकिन मैं ये शायरी पे भी मैं अचानक से गौर करना शुरू हो गया। तो बड़ा मतलब इतने आप मशहूर ज़माना पुराना गाना, प्यार लगता है ना आज के ज़माने में ये, हम बिल्कुल कि सब कुछ धरनों झरनों सब चीज़ों से मिला दिया महबूबा को। अच्छा, तो बताइएगा कि और आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, और जब आप प्रैक्टिस करते हैं ऑब्वियसली महफिलों में आपने परफॉर्म करना होता है, तो ज़्यादा डिमांड रफ़ी साहब के ही म्यूज़िक की होती है या और भी गाते हैं? नहीं, और भी करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर रफ़ी साहब को ही गाता हूँ। अच्छा, तो रफ़ी साहब तो चलें आप गाते हैं, लेकिन इसके अलावा कौन सा सिंगर है जिसके गाने गाने में आप कंफर्टेबल होते हैं? मसूद राना साहब जो है ना, वो पाकिस्तानी सिंगर, मैं उनको गाता हूँ। चलें, तो फिर मसूद राना साहब का आपने नाम लिया और ये ज़्यादती होगी कि हम उनका गाया हुआ कोई गाना आपसे दोबारा ना सुने, तो उससे प्लीज़ कुछ सुनाएंगे हमें? जी, मैं सुनाता हूँ। मेरा महबूब आ गया, मन मेरा लहरा गया, दिल की उमंगे हुई जवां, मेरा महबूब आ गया, मिल गई ताबीर मुझको मेरे ख्वाब की, खिल गई लपे मेरे कलियां बहार की, मेरा महबूब आ गया। अच्छा, आपका जो स्टाइल है ना गाने का बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा था दोनों गानों में, बड़ा नॉस्टैल्जिक भी है वैसे। और महबूब वाज द कॉमन फैक्टर। हाँ, पहला आपने गाना महबूबा वाला किया और दूसरा आपने महबूब वाला किया, और माशाल्लाह जिस तरह आप गा रहे हैं ना, बड़े खुश असलूबी से और बड़ी अच्छी स्माइल के साथ, तो लगता है आप बड़ा इंजॉय करते हैं अपना ही म्यूजिक गाते हुए भी, आपको बड़ा मजा आता है। अच्छा, शायरी में तो ये महबूब लफ्ज सर्टनली इस्तेमाल हुआ ही है, लेकिन गुजरे ज़माने में महबूब नाम भी हुआ करता था, मतलब महबूब वॉज एन अंकल दैट आई नो। अभी परसों मैं किसी के घर दावत पे गया था, तो उनके दादा का नाम महबूब था, तो उनके घर के बाहर अब भी वो महबूब लिखा हुआ था। लेकिन अब नहीं रखता। अब आपने कभी सुना किसी कोई बच्चा पैदा हुआ, आपने सुना क्या नाम रखा, तो उन्होंने कहा जी महबूब नाम रखा है। यस, थैंक यू। ये सीरियस सवाल नहीं था, ये अब्दुल्ला की ऑब्जर्वेशन थी अली साहब। तो सॉरी अली साहब, हम जरा डी ट्रैक हो गए थे। हाँ जी, कुछ और हो जाए, और कुछ ऐसा हो जिसमें ज़रूरी नहीं है कि महबूब हो। ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, ये रेशमी जुल्फें,
ये शरबती आँखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर। बड़ी चालाकी से आपने वैसे महबूब को माइनस कराया, को बीच में डाल भी दिया और माइनस भी कर दिया, तो जबरदस्त, बहुत ही अच्छा लगा मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे तो आपकी ये वेस्ट कोट भी बड़ी अच्छी लग रही है, आपकी कोटी जो है ना, वेरी नाइस, थैंक यू अली साहब, बहुत शुक्रिया। गाते रहिए, हंसते रहिए, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं जनाब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, एंड थैंक यू आबिद मीर साहब फॉर फाइंडिंग अली साहब फॉर अस। जबरदस्त। अच्छा देखिए, वी लव म्यूजिक लवर्स, और खासतौर पे जो गाने गा रहे होते हैं लोग, और खासतौर पे इतनी खुशी से गा रहे हो, देयर सो हैप्पी, म्यूजिक शुड मेक यू फील हैप्पी, तो हमें और भी अच्छा लगता है। अभी एक मामला जो हमने आपसे डिस्कस करना है, अलार्मिंग सूरत हाल है, ख़वातीन और बच्चों से ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात हर किसी के लिए तशवीशनाक हैं, और ये किसी एक का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला बनता जा रहा है। ख़ास तौर पर पंजाब में ज़्यादती के केसेस में भी तहाशा इजाफा हो रहा है। ना सिर्फ पंजाब हुकूमत इसका एतराफ़ कर रही है, बल्कि बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात को रोकने के लिए एमरजेंसी नाफिज करने का भी ऐलान किया गया है। और सूबाई वज़ीर दाखिला अता तारड़ क्या कहते हैं, ये सुन लीजिए इस बारे में। जो रेप के वाक़यात हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती के, ख़वातीन के साथ ज़्यादती के वाक़यात हैं, उनकी तादाद में शिद्दत के साथ इजाफा हुआ है। ये बहुत संगीन मामला है। उसके साथ साथ जिनसी तौर पे हरासा करना, ज़्यादती का निशाना बनाना, ज़ोर ज़बरदस्ती करना, ये इस हद तक इजाफा है कि ये हमारे लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न है। ये जो रेप है, ख़वातीन और बच्चों के साथ जो ज़्यादती है, इस पर एक एमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहते हैं। लेकिन आपको ये भी याद दिला दें कि सूबे की अदालतों में ज़्यादती के केसेस की भरे हुए हैं। मतलब आप समझें कि डे इन डे आउट कोई नया केस होता है जो अरसे दराज से चलते भी रहे हैं, और फिर भी कोई उनका एंड रिज़ल्ट जो है नहीं निकलता। हालांकि ऐसे केसेस में मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, ताकि ऑब्वियसली कोई इबरत हासिल हो, कोई ऑब्वियसली रुके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ये भी आपको याद दिला दें कि ज़ैनब अलर्ट बिल जिसकी एक मिसाल है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके बावजूद बच्चे महफूज नहीं। पंजाब हुकूमत की तरफ से हंगामी हालत जो है वो नाफिज करने का मकसद ज़ेर इल्तवा केसेस को निमटना है, ताकि मुतासरा बच्चे जो हैं उनको इंसाफ मिल सके, जो कि आपको वैसे होता नज़र आ रहा है। अब्दुल्ला, उम्मीद तो कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने इंतहाई दलेराना इक़दाम इस सिलसिले में उठाया है, लेकिन ध्यान रहे कि एमरजेंसी सिर्फ ऐलान तक महदूद ना हो, अमली तौर पर भी काम होता नजर आना चाहिए। सारा अहमद, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सारा, यू डूइंग अ गुड जॉब। आप बताइए हमें कि पंजाब में बच्चों और ख़वातीन से ज़्यादती के बढ़ते केसेस पर हुकूमत की जानिब से जो तशवीश सामने आ रही है, हंगामी हालत का ऐलान भी कर दिया गया, केसेस बढ़ने की वजह, आप लोग तो डिफरेंट NGO से, रिसर्च टीम से राब्ते में भी हैं, क्या है इसकी वजह? देखें, बिल्कुल राइटली सो हुकूमत ने जो तशवीश का इजहार किया है केसेस के ऊपर, ये बिल्कुल हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और आजकल जितने केसेस बढ़ रहे हैं तो एमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए, और इनकी जो, लेकिन इसकी जो बेसिक वजूहात हैं, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी पंजाब गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, और हमारे पास भी पिछले साल में 250 केसेस अराउंड जितने रिपोर्ट हुए जिनमें हमने इंटरवीन किया। तो ये जो इसकी वजह है, मैं ये नहीं कहूँगी कि दिस इज़ समथिंग बैड, क्योंकि पहले केसेस रिपोर्ट नहीं होते थे, क्योंकि लोग ऑनर एंड शेम की वजह से केसेस बताते ही नहीं थे, उनको कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि वो उस पर कुछ होगा। तो अब लोगों के अंदर एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आ गया और ये केसेस एटलीस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट्स आई थिंक अ पॉजिटिव साइन। क्योंकि हमारे पास भी हमने देखा है पहले कम होते थे रिपोर्ट और अब ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन आइडियली ऑफ कोर्स केसेस होने ही नहीं चाहिए। और उसके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके चैनल के थ्रू मेंशन करूँगी, बताना चाहूँगी कि रिसेंटली चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने यूनिसेफ पाकिस्तान और सर्च फॉर जस्टिस एक NGOs के साथ मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो किया, एग्जीक्यूट किया है 8 डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब की, जिसमें 2.5 लाख बच्चों को टच किया गया और उनके अंदर आगाही दी गई। और ये पहली दफ़ा ये इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें हमने आगाही दी है बच्चों के कि गुड टच एंड बैड टच में डिफरेंस क्या है। तो ये गवर्नमेंट अपने लेवल पे ये काम कर रही है, बट ऑफ कोर्स आइडियली होने ही नहीं चाहिए ये केसेस। अच्छा सारा, हुकूमत पंजाब की जानिब से इमरजेंसी के नफाज का जो ये टारगेट है, ये है कि बच्चों और ख़वातीन से ज़्यादती के केसेस की कार्रवाई जो है वो तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ख़ास तौर पर बच्चों से मुताल्लिक़ केसेस के लिए ये बहुत अहम है कि ये फ़ौरन हो। तो आप समझती हैं कि इससे फ़र्क पड़ेगा, एक्चुअली कोई डिफरेंस होगा?
जी आई एग्री विद दिस कि अगर कार्रवाई हम तेज़ कर देंगे, ये जो अब्यूज़ के केसेस पेश आते हैं, तो फिर इससे बहुत ही एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। क्योंकि मैं खुद एक विटनेस हूँ, मैंने जितने केसेस देखे अपने सामने, उनमें इंटरवीन किया, उसमें यही देखा गया कि जब केस डिले हो जाता है, चाहे वो जुडिशरी में डिले हो या पुलिस की तरफ से कार्रवाई आगे होती रहती है, उससे क्या होता है कि लोगों के अंदर खौफ बढ़ता है और उनको जो है वो मुलजिम की तरफ से कॉन्टैक्ट किया जाता है कि वो कोई सेटलमेंट कर लें, कोई सुलह कर लें, तो वो या कभी वो पैसे लेके कर लेते हैं, कभी उनको डराया जाता है। तो अगर केसेस जल्दी बुनियाद पे, प्रायोरिटी पे जल्दी इनको निपटाया जाएगा, तो इससे बहुत ही जो है वो एक पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट नज़र आएगा और इसमें हमें कमी भी नज़र आएगी। अच्छा सारा, चूँकि सिंस योर विद अस, तो एक और मामला है जिस पे आपकी ज़रा राय लेनी है हमने। दुआ ज़हरा केस का तो पता ही होगा, बड़ी बात भी हो रही है। पंजाब में बच्चियों की शादी की उम्र आपको पता है अब 16 है, 18 के बजाय। आपकी नज़र में इस कानून में तब्दीली होनी चाहिए? बिल्कुल 100% इस कानून में तब्दीली की ज़रूरत है, वो भी जल्द अज जल्द। इस पर मैंने भी पहले आवाज़ उठाई और आगे भी करूँगी कि मेरी पर्सनल जो व्यू है वो तो ये है कि बच्चियों की शादी की एज जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, बट ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन चलें, अगर हम वो नहीं भी करते तो एटलीस्ट जो दूसरे सूबों में है, एटलीस्ट 18 ईयर्स, तो इसको जल्द अज जल्द जो है कानून में अमेंडमेंट ला के इसकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए, ताकि इस तरह के वाक़यात पेश ना आए। बहुत शुक्रिया सारा अहमद, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब। बात यह है कि रूल्स, ये लॉज इमरजेंसी नाफिज कर देना, ज़ैनब अलर्ट का वैसे हमने बहुत सुना, लेकिन आज तक उसका हुआ क्या? तो ये चीज़ें अच्छी हैं कि आप अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन दे नीड टू बी फॉलोड अप। वरना हम क्यों हर बार ये बात करते हैं कि केसेस आर ओनली गोइंग अप? कोई ऐसी चीज़ हो ना कि केसेस कम हो, तो वो डिफरेंस वो नज़र आना चाहिए, वो ऑब्वियस होना चाहिए, और ये भी रिसर्च होनी चाहिए कि जी इस वजह से ये केसेस जो हैं ये अब कम हो रहे हैं, तो इसकी बैकग्राउंड कर ली जाए। और बहुत अच्छी बात है जी, इमरजेंसी नाफिज भी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा फेथ भी होना पड़ेगा, बिकॉज ओवर द इयर्स हमने ये ट्रेजेक्ट्री जो है ऊपर जाते हुई देखी है। पता नहीं, इसका हाल नहीं समझ आता। बस आप अपने बच्चों की ज़रा प्लीज़ हिफाजत करें और थोड़ी सी एजुकेट करें, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये गुड टच बैड टच की सारा भी बात कर रही थी, ये बहुत ज़रूरी है कि इस पे बात हो। अब ये वो ख़त्म हो गए ज़माने के, इसको अंडर द कारपेट आपने रैप कर दिया, छुपा लिया, घर की बात घर में ही रहने दी, ये ख़त्म नहीं होना इस तरह, ये और बढ़ेगा। माय सन इज़ लाइक ऑलमोस्ट 4 years old नाउ, और मैं ऑलमोस्ट 1 साल हो गया कि मैं उसे बताता हूँ कि एक्सेप्ट मामा एंड पापा और डॉक्टर अंकल और आंटी, nobody can touch your private वो भी इन द parts. प्रेजेंस ऑफ मामा एंड पापा, वो so, भी उसमें बता दें कि प्रेजेंस होगी तो होगा, और nobody can touch your private parts except mama and baba and best. और ये मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए अंदाजा करें, अगर आप ये बात नहीं करेंगे तो उस बच्चे के लिए कितना मुश्किल होगा, अगर अल्लाह ना करे उसके साथ ये हो, जो कि हो रहा है। 2009 वाले जो पर्टिकुलरली 90s के जो बच्चे उन्हें याद होगा, 2009 में हम यूनिस खान की क़यादत में T20 वर्ल्ड कप जीते थे। मुझे अभी तक याद है, हमने पिज़्ज़ा पार्टी की थी। ये आपको मतलब really we did, all the boys gathered and we watched the match and we had a pizza around and whatever जो बेसिकली बताने का मतलब जो ज़माने में अयाशी हो सकती थी। अब तो आपको पता है, अब तो महंगाई इतनी हो गई, अब तो महंगाई इतनी हो गई है कि सेलिब्रेशंस को भी ना आप जरा धीमे धीमे। शाहिद खान लाला जो है वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। वी स्टिल रिमेंबर व्हाट अ ग्रेट मोमेंट वाज इट। इट वाज बिल्कुल, हमने आपको थोड़ी सी ये चीज़ें भी दिखा दी हैं। ओके, वी कैन सी यू टुमारो। That's all. See you tomorrow.